नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किसानों से जुड़े हुए आंदोलन की। उन्होंने ये कह दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्या कुछ हुआ है आज पूरे दिन किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें, वो आपको मैं बताऊंगी। दूसरी खबर है किस तरीके से इस समय हैदराबाद के जो नगर निगम चुनाव हैं उनकी गिनती जारी है और टीआरएस और बीजेपी में एक कांटे की टक्कर दिख रही है। इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक इंटरफेथ मैरिज, यानी कि एक मुस्लिम लड़का था जो हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा था, उस शादी को बीच में ही रुकवा दिया, ये कह के कि अब नए कानून के मुताबिक आपको परमिशन लेनी होगी, तो वो शादी रुक गई। इसके डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली स्टोरी से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसका आज 9वां दिन है और किसानों ने ये निर्णय ले लिया है। आज उनकी दोपहर में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है कि उनको कोई और बात सरकार की मंजूर नहीं, सिवाय इसके कि जो उनकी एक डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानून को, जिसको ये कहते हैं कि ये काले कानून है, इन्हें वापस लेना होगा। कल देर रात तक जो बैठक चली 7 घंटे की, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर निकल कर आए और उन्होंने कैमरे पर कहा कि जो सारी जो इश्यूज है, चाहे वो एमएसपी से रिलेटेड हो, मंडी से रिलेटेड हो, कोर्ट तक किसान जो जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इशू है, उन सारे इश्यूज पर सरकार विचार करेगी। तो एक सरकार का लचीलापन नजर आ रहा था, जिसके बाद भी किसानों ने यह कहना शुरू किया कि वो अमेंडमेंट से खुश नहीं होंगे, यानी कि कानून में अमेंडमेंट नहीं होगा। किसान यही चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। इधर बीच आज जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल हुआ है ताकि जो ये किसान जिन्होंने बॉर्डर्स को जैम कर रखा है दिल्ली एनसीआर के एरियाज में, तो उन किसानों को हटाया जा सके। क्योंकि इस पिटिशन में यह हवाला दिया है कि जब इतने सारे किसान बॉर्डर्स पे इकट्ठा होंगे तो कोविड-19 को देखते हुए ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन भी है, और अगर इतने सारे लोग साथ इकट्ठे होंगे तो इन्फेक्शन फैलने का भी डर है। इस बात को लेकर पिटिशन में लिखा गया है। अब आपको याद होगा कि जिस समय शाहीन बाग में ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस तरीके का एक पिटिशन फाइल हुआ था जिसमें कि कोर्ट ने ये कहा था कि पब्लिक प्लेसेस में आप इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि अब ये किसानों को कैसे हटाया जाता है, क्या बल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किसान अपनी डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। उनकी जो शंकाएं हैं कि एमएसपी को डिसमेंटल करेगी सरकार, उनको ये शंकाएं हैं कि जो मंडी सिस्टम है वो हटा दिया जाएगा, काला बाजारी और जमाखोरी वो ज्यादा बढ़ जाएगी और किसानों को मुनाफा नहीं होगा, उनकी आने वाला जो भविष्य है, उनके परिवार हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमला है। तो ये किसान पीछे किसी भी सूरत में हटने वाले नहीं है। और ये जो एक लोकलाइज्ड विरोध प्रदर्शन जो सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही नजर आ रहा था, उसने अब एक नेशनल मूवमेंट की शक्ल अख्तियार कर लिया है। क्योंकि एक नहीं बल्कि 15 से 20 राज्यों के किसान इस समय दिल्ली में लगातार आते जा रहे हैं। और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि इस किसान आंदोलन को इंटरनेशनल समर्थन भी मिल रहा है कनाडा से। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पंजाबी गायक, एक्टर्स, सब सारे लोग इन किसानों के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था इन किसानों को और कहा था कि इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसको उनका देश कभी भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। इसलिए किसानों के समर्थन में उन्होंने बोला, जिसका खामियाजा देखिए आज क्या हुआ। आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो कनाडा के हाई कमिश्नर हैं उनको समन किया और उनको एक डिमार्शे इशू किया, ये कहते हुए कि किसान आंदोलन भारत का एक आंतरिक मामला है और उसमें आउटसाइड इंटरफियरेंस किसी भी देश की नहीं चलेगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जब से जस्टिन ट्रूडो के कमेंट्स आए हैं तो भारत के जो कॉन्सुलेट्स हैं कनाडा में, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और जो उनके डिप्लोमैट्स हैं भारत के, उनकी सेफ्टी पर भी आज आ सकती है। तो उन्होंने इस बात को सारी बातें इसमें डिमार्शे में लिखी गई हैं कि किस तरीके से जो एक आंतरिक मामला है उसको एक इंटरनेशनल टूल दिया जा रहा है। और साथ में ये भी हाई कमिश्नर को कहा गया है कि अगर इस तरीके से कमेंट्स आते रहेंगे और अननेसेसरी इंटरफेरेंस होगा तो जो कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं उस पर भी आंच आ सकती है। तो ये तमाम अब जो एक लोकलाइज्ड
जो एक विरोध प्रदर्शन था पंजाब का, नेशनल मूवमेंट बना, नेशनल से अब वो इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक टाइज पर भी देखिए असर पड़ रहा है। तो किस तरीके से अब सरकार इसे हैंडल करेगी? कल अहम बैठक होनी है, कल दोपहर 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। अब उसमें ये देखना है कि सरकार जिस लचीलेपन की बात कर रही है, किसानों ने ये कह दिया है कि इस लचीलेपन से काम नहीं चलेगा, अमेंडमेंट्स नहीं लाए जाएंगे, बल्कि आपको ये कानून वापस लेना होगा। तो अब सरकार ये कानून वापस लेती है नहीं लेती? फिलहाल सरकार का मूड नहीं है कि वो कानून को वापस ले, लेकिन वो अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है। अब कल देखना ये होगा कि जब किसानों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में वो बैठक होती है तो किस तरीके से ये बातचीत का रास्ता आगे खुलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि किसानों ने कल किस तरीके से सरकार ने जो उन्हें चाय पानी और नाश्ता भी देने की कोशिश की, किसानों ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि ये काफी संवेदनशील मुद्दा है उनके लिए। तो कल देखना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। आइए बात करते हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की, यानी कि नगर निगम के चुनाव की हैदराबाद में, उसकी बात करते हैं। काफी रोचक रहा इस बार, क्योंकि बार बार बीजेपी और जितने बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो कैंपेनिंग के दौरान पहुंचे थे, और एक बॉटम लाइन जो नजर आ रही थी कि हैदराबाद को निजाम कल्चर से निजात देनी होगी। इसको कहते हुए सारे तमाम बीजेपी के बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे थे। टीआरएस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। लेकिन अब जो चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, जो अभी मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं, अभी ये चुनाव की गिनती बहुत स्लो है। कोविड-19 के चलते इस बार बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो काफी देर तक ये परिणाम आते रहेंगे। लेकिन जिस समय ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं तो आपको बता दूं कि टीआरएस ने अभी तक 11 सीटें जीत ली है और 57 सीटों में आगे चल रही है। एआईएमआईएम यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो 10 सीटें जीत चुकी है और 33 सीटों पर आगे चल रही है, और बीजेपी ने 1 सीट जीती है और 36 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि जो बीजेपी और टीआरएस का मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो सेकंड पोजीशन के लिए एक टफ फाइट इस समय एआईएम और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। 1122 कैंडिडेट्स इस बार इलेक्शन में रहे हैं, और इस बार आपको बता दें कि इस बार का जो मेयर बनेगा जो भी, वो एक महिला होगी। अब जो तेलुगु चैनल्स जो अभी तक खबरें बता रहे थे तो वो टीआरएस और बीजेपी दोनों को लीड दिखा रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंटिंग बहुत स्लो है क्योंकि इस बार बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुल मिला के एक प्रेस्टीज बैटल है इस बार टीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में। तो एक बहुत ही रोचक चुनाव देखा गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को टीआरएस से गुस्सा भी है। टीआरएस से गुस्से का कारण है कि जिस तरीके से अभी हैदराबाद में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ का जो रिलीफ मटेरियल था वो लोगों तक ठीक से पहुंचा नहीं। हैदराबाद में एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी कई बार बोला है। हालांकि टीआरएस ये कहता गया कि सेंट्रल एड, केंद्र सरकार से कोई हेल्प नहीं आई तेलंगाना सरकार को कि वो हैदराबाद की जो बाढ़ है उसको टैकल कर सकता। तो ये तमाम जो एलिगेशंस हैं, इनके बीच ये चुनाव हुआ है। ओवैसी ने भी पूरी अपनी ताकत लगा दी थी, और लेकिन जो एक ट्रेंड जो इस समय नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि एआईएमआईएम की जो पार्टी है वो दूसरे नंबर पर ही रहेगी और वो कंसोलिडेट कर लेगी अपनी पोजीशन को, जो सेकंड पोजीशन पर है। तो और जो ओरिजिनल टीडीपी के वोटर्स थे उनका भी एक कहीं ना कहीं गुस्सा आज टीआरएस से है, क्योंकि उन्होंने टीआरएस से जो उम्मीद लगा के वो बैठे थे तो वो उम्मीदें टीआरएस ने पूरी नहीं की हैं। तो एक वैक्यूम तो जरूर नजर आ रहा है पॉलिटिकल, क्योंकि लोगों को एक बीजेपी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव के रूप में दिख रहा है। पहले टीडीपी थी, फिर जब टीआरएस आई तो टीआरएस से भी वो नाराज चल रहे हैं। एआईएमआईएम वोट पोलराइजेशन का काम कर रहा है, तो इट्स ओनली वर्किंग फॉर मुस्लिम्स। तो अब लोगों को कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव बीजेपी में नजर आ रहा है। तो बीजेपी ने एक शुरुआत की है, एक अच्छी सर्ज बीजेपी को हैदराबाद में मिल रही है, और ये एक ट्रेलर मैं कहूंगी कि जो अगले विधानसभा चुनाव होने हैं 2023 में, तो वो उसका एक ट्रेलर है। और बीजेपी की एक पहल भी है कि किस तरीके से जो दक्षिण राज्य हैं उनमें अपनी पैठ बना सके। तमिलनाडु में भी चुनाव होने हैं, हालांकि तेलंगाना में चुनाव 2023 में होगा, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी अपने इन दक्षिण राज्यों में किस तरीके से अपने पैर पसारने की कोशिश करती है, और क्या ये जो वोट पोलराइजेशन टेक्निक है, क्या ये साउथ के लोगों को भाएगा या नहीं भाएगा। लेकिन फिलहाल टीआरएस
अभी आगे बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी को भी काफी बढ़त है। जैसा मैंने आपको बताया कि 33 सीटों में आगे चल रही है। तो ये देखना होगा कि इस बार हैदराबाद का मेयर किस पार्टी का होता है, टीआरएस का या बीजेपी का। जैसा कि अमित शाह ने अभी हाल में ही कहा था, जिस दिन लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग था, कि इस बार हैदराबाद का मेयर एक बीजेपी का व्यक्ति होगा। तो देखना होगा कि क्या अमित शाह की बातें सही निकलती है या नहीं निकलती। लेकिन कभी भी कोई भी नगर निगम चुनाव इतना हाई डेसिबल कैंपेन कभी किसी नगर निगम चुनाव में नहीं देखा गया कि एक नगर निगम चुनाव एक नेशनल हेडलाइन बन जाता है। जर्नलिस्टिक करियर में तो मैंने नहीं देखा कि किस तरीके से एक नगर निगम चुनाव को इतना ज्यादा फ्रंट पेजेस पे या फर्स्ट 5 हेडलाइंस पे टेलीविजन चैनल के इतना वेट दिया जाता हो। लेकिन हैदराबाद का चुनाव बिल्कुल एक प्रेस्टीज बैटल है, बीजेपी की प्रेजेंस का सवाल है, इस वजह से वो एक नेशनल हेडलाइन बन गया। तो देखना यह होगा कि परिणाम अब ये आगे और कैसे निकलते हैं। लेकिन फिलहाल टीआरएस अगर आगे चल रही है तो बीजेपी भी काफी आगे चल रही है कई सीटों में। आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए अब बात करते हैं एक बार फिर से लव जिहाद के कानून को लेकर। आज जो खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक मुसलमान लड़के को, जो कि एक हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा था, ये विवाह होना था बुधवार को, और जिस समय ये विवाह की प्रक्रिया शुरू हुई उस समय हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं उन्होंने कंप्लेंट की पारा पुलिस स्टेशन में, और वहां के जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं और एसएचओ हैं उन्होंने जाकर बीच में ही शादी रुकवा दी, ये कहते हुए कि जो नया लव जिहाद का कानून है उसके मुताबिक अगर इंटरफेथ मैरिज होगी, यानी कि 2 धर्मों के बीच में अगर अंतरधर्म विवाह होता है तो उसके लिए डीएम का परमिशन जरूरी है, और आप जाकर डीएम का परमिशन लेकर आइए। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो शादी थी उसमें हिंदू लड़का मुसलमान बनकर उस हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा था। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो लड़का था इसको ये बोला गया कि आपने परमिशन नहीं ली है। लेकिन साथ में ये भी पता चला कि दोनों साइड के माँ बाप को, यानी कि दोनों साइड के रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी रजामंदगी से ये शादी हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं, हिंदू वाहिनी कौन सी आउटफिट है? हिंदू वाहिनी एक दक्षिणपंथी आउटफिट मानी जाती है, जिसके फाउंडर और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो युवा हिंदू वाहिनी इस समय बहुत सक्रिय है, खासकर लव जिहाद के कानून में ऐसा लग रहा है कि युवा वाहिनी को सिर्फ यही काम दे दिया गया है कि जो इस समय इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं और खासकर जो मुस्लिम और हिंदू परिवारों के बीच में अगर कोई विवाह हो रहा है तो उस पर पैनी नजर बना के रखिए। क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने ही जाके पुलिस को कंप्लेंट की थी, जिसके बाद एसएचओ का ये कहना था कि जो मुस्लिम लड़का है वो पहले चाह रहा था कि लड़की धर्म चेंज करे, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो लड़का अपना धर्म चेंज करना चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा कानून है इसका बेजा इस्तेमाल कैसे हो सकता है, ये इसका एक नमूना है। लेकिन आज मुझे एक सवाल जो यूपी पुलिस से पूछना है कि क्या पुलिस इस तरीके से जाकर और अब शादी विवाह को इस तरह से बीच में रोकेगी? क्या इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग होगी एक लव जिहाद के कानून के आड़ में? लव जिहाद का कानून कितना एक ड्रैकोनियन लॉ है, कितना एक कट्टर कानून के रूप में नजर आ रहा है, जहां पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, इन दोनों हाई कोर्ट्स ने कहा है कि अगर 2 इंडिविजुअल्स अपने मन से शादी करना चाहते हैं तो धर्म उनके बीच में नहीं आ सकता है। वो उनकी आजादी का मामला है, उनके मौलिक अधिकारों का मामला है, राइट टू चॉइस का, राइट टू फ्री रिलीजन। तो ये सारी जो बेसिक फंडामेंटल्स है संविधान का, उसका उल्लंघन है। और योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसमें कि उनकी ही अपनी राज्य की जो एसआईटी की टीम है उसने पाया कि इस तरीके के फॉर्सिबल कन्वर्जन यूपी में ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद वो एक अध्यादेश लेकर आए, उसे लागू कर दिया गया और अब तमाम तरीके के केसेस सामने नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पहला जो एक बरेली में केस नजर आया था ओवैस अहमद का, उस बेचारे को भी अरेस्ट कर लिया गया और उसको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो इस तरीके के जो धरपकड़ पुलिस की शुरू हो गई है वो कहीं ना कहीं एक बर्बर चेहरा जो पुलिस का और राज्य सरकार का दोनों का नजर आ रहा है, जहां पर आप मौलिक अधिकारों की फिक्र न करते हुए इस तरीके का आप लॉ
लागू करते हैं, इस तरीके का एक कानून आप लागू करते हैं जहां पर मौलिक अधिकारों का हनन है और वहां पर आपको संविधान की कोई चिंता नहीं है। आज क्या योगी आदित्यनाथ से कोई पूछेगा कि क्या आप संविधान की का सम्मान करते हैं? संविधान के पेजेस में जो बातें लिखी हैं सेक्युलरिज्म की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, क्या आप उनको मानते हैं? शायद योगी आदित्यनाथ के पास इसका जवाब नहीं है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रहा है, वहां पर किस तरीके से लोगों से बदसलूकी की जा रही है, इसमें उनका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुंबई जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री को मनाने में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि नहीं, वो यूपी में इन्वेस्टमेंट लाना चाहिए, यूपी में एक बहुत अच्छा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है और बॉलीवुड को वहां पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन आप कम से कम अपनी बेसिक्स तो राज्य के सही करिए। यहां पर आप जबरन लोगों की शादी रुकवाते हैं, तो ये कहां का न्याय है? और ये कैसे 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 संविधान की आप बात करते हैं कि आप संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं? तो आज योगी आदित्यनाथ से इस सवाल को कौन पूछेगा? लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके के केसेस अब सामने आ रहे हैं और जिस तरीके के अरेस्ट हो रहे हैं, तो ये साफ दिख रहा है कि लव जिहाद कानून का एक बेजा इस्तेमाल सामने नजर आ रहा है। काला चेहरा इस कानून का नजर आ रहा है और एक नहीं, कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस कानून को अगर कोर्ट में लाया जाएगा तो एक सेकंड भी ये कानून कोर्ट में नहीं टिक सकता है। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप बने रहिएगा सत्यहिंदी.com पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।